Hello guys, welcome to my channel. My name is Omkar and today's video we are going to cover important adjustments regarding partnership final accounts chapter for 12th standard Maharashtra State Board students. So let's start. So our first adjustment is regarding the closing stock. भी क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी कॉमन है, अपने 11th स्टैंडर्ड में तो किया होगा. तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स के जो है कितने इफ़ेक्ट होते हैं, दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड. ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है उसका सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट ये बहुत कॉमन है. इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है, इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट. टीडी अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है. ठीक है ना, तो फर्स्ट इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक. और दूसरा जो इफेक्ट जाता है वो जाता है असेट साइड में. ठीक है, तो एक इफेक्ट कौन सा होता है क्रेडिट का, दूसरा इफेक्ट डेबिट का. कैसे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं मतलब अपना एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और दूसरा हम कहाँ लिख रहे हैं बैलेंस शीट असेट साइड, तो अपना डेबिट इफेक्ट हो गया बिकॉज असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस. ठीक है ना, इसमें एक कॉमन आपको एडजस्टमेंट में एक चीज़ दी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा आपको. सपोज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ हाउ मच, इज़ ₹80,000. ब्रैकेट में दिया है उसके कॉस्ट और ₹1 लाख. कितना, 1 लाख. ब्रैकेट में क्या दिया है, मार्केट वैल्यू. तो आपको कौन सी वैल्यू जो है कंसिडर करनी है, आपको कंसिडर करनी होगी इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगा वो. ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. ठीक है, लोअर ऑफ व्हाट, कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू. इफेक्ट तो हमने देख लिया, इफेक्ट क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और असेट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस शीट में. ठीक है, अमाउंट क्या लिखेंगे, कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, जो भी दोनों में से कम होगी वो. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. ऐसा क्यों करते, क्योंकि एक 11th में कॉन्सेप्ट था जिसका क्या नाम था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि इट इज़ अ सेंसिबल एंड केयरफुल एटीट्यूड विच मेक्स अस अवॉइड अननेसेसरी रिस्क. मतलब ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि हमें जो अनरियलाइज्ड इनकम है वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करनी है. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, काफ़ी इजी एडजस्टमेंट है, आपको पता होगा. अगर आपको एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट पता है तो मेरे साथ रिपीट करना, या फिर मेरे से पहले ही आप एक बार उसे कॉल आउट जो है कर सकते हैं. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, तो फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ पर ये जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो लिखोगे, वहाँ पर जो है आपको वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करना है. तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना है, ऐड टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस. ठीक है ना, ऐड टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस. जैसे कि बोला है कि सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी जो भी दी है वो लिखना, ऐड आउटस्टैंडिंग करना. तो फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट कौन सा है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब एक्सपेंसेस पेएबल है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सेकंड इफेक्ट. कौन सी एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस जो है वो प्रीपेड है. एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड, मतलब पहले से ही एक्सपेंस पे किए हुए है. ओके, मतलब सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है अपना 18-19, तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर का हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं. इस ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का कुछ एक्सपेंसेस है वो पे कर दिया, मतलब हमने इस ईयर में नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस प्री पे कर दिए. ठीक है, हम कौन सा ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, 18-19 का. थोड़ा सा एक्सपेंस हमने एडिशनली एडवांस में पे कर दिया है, कौन से ईयर का, 19-20 का. ठीक है, तो इस साल के अकाउंट्स में वो एक्सपेंस दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए. क्यों नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज वी प्रिपेयर अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर.
ठीक है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो भी एक्सपेंसेस है अगर हमने उसे प्री पे किया है तो इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनल अकाउंट्स में वो दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंसर्न एक्सपेंसेस जहाँ लिखेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड में, वहाँ से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट होगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी कंसर्न एक्सपेंस हमने प्री पे किया है वहाँ जाके क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी देखना हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक डेबिट एक क्रेडिट। P&L अकाउंट में हमने क्या किया, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या किया, माइनस किया। तो डेबिट साइड में माइनस करना इज इक्विवेलेंट टू अ क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू अ क्रेडिट इफेक्ट। तो अभी जो इसका अगला इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट है, वो कौन सा होगा, डेबिट होगा। कौन सा साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इसका आएगा दूसरा इफेक्ट। कौन सी एडजस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, प्री रिसीव्ड इनकम। अब प्री रिसीव्ड इनकम क्या होता है, मतलब इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम है, इस साल रिसीव हो गई, मतलब एडवांस में रिसीव हो गई। तो क्या करना चाहिए, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम शो करते हैं, बट हम लोग क्या पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंसेस और इनकम शो करेंगे। ठीक है, तो इस साल का इनकम है क्या, वो नहीं है, अगले साल का इनकम है। ठीक है, मतलब प्री रिसीव हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस साल के इनकम में से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका, फर्स्ट इफेक्ट होगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में जहाँ भी हमने लिखा होगा इनकम, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अभी हमने देखो क्या किया, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस किया है, क्रेडिट साइड में माइनस किया मतलब इक्विवेलेंट टू डेबिट। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट, और बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट देना है मतलब क्या करना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है, बिकॉज लायबिलिटीज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी में। कहाँ पे, लायबिलिटी में। समझा, पहला इफेक्ट क्या किया हमने, क्या किया, माइनस किया कंसर्न्ड इनकम में से। कंसर्न इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग, इनकम्स कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस किया प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, और उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहाँ लिखा, लायबिलिटी साइड में लिखा। ठीक है, समझ गए। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट कौन सी है आपकी, फिफ्थ एडजस्टमेंट है आपका इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब फोर्थ था प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है, और फिफ्थ है इनकम रिसीवेबल, मतलब इनकम मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। इसी को आप कह सकते हो आपका आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम। मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करता रहता हूँ, तो अगर बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो भैया माफ़ कर देना। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट कौन सी है आपकी, फिफ्थ एडजस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इनकम मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। ठीक है ना, बट इसी साल का इनकम है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपना P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड कर देंगे। अगर वहाँ पे कोई इनकम है, मतलब सपोज़ अगर 12 महीने का इनकम मिलना चाहिए था पर हमें सिर्फ 8 महीने का इनकम रिसीव हुआ है, तो जो बचे हुए 4 महीने का इनकम है ना, उसे कैलकुलेट करके वही इनकम में ऐड करके शो करेंगे, ऐड इनकम रिसीवेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12 महीने का मिलना चाहिए था पर 8 ही महीने का मिला है, तो 4 महीने का मिलना बाकी है, मतलब 4 महीने का स्टिल रिसीवेबल। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8 महीने का जो भी अमाउंट है, सपोज 8,000 तो लिख देने का। ठीक है, इनर कॉलम में ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 4 महीने का 4,000 रुपया, इनर कॉलम में 8,000 प्लस 4,000 12,000 आउटर कॉलम में। ठीक है ना, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, ऐड टू P&L अकाउंट क्रेडिट साइड कंसर्न्ड इनकम। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, इनकम इज़ रिसीवेबल। इनकम इज़ रिसीवेबल मतलब असेट साइड। ठीक है, दूसरा इफेक्ट जाएगा अपना असेट साइड में, बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, फिर
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका फेवरेट। फेवरेट मतलब सर कौन सा वाला? अरे वही बैड डेट्स वाला। कौन सा? बैड डेट्स। तो अगर एडजस्टमेंट में दिया है बैड डेट्स तो आप क्या करोगे? तो बैड डेट्स क्या होते हैं आपको पता है ना? बैड डेट्स होते हैं डेटर्स अगर हमको पैसा नहीं देंगे, मतलब वो कौन है? बुरे डेटर्स है। बुरे डेटर्स मतलब बैड डेटर्स है, तो उन्हें हम कहते हैं बैड डेट्स। मतलब अपना क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। ठीक है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस बोलते हैं ना, तो ऑल लॉसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बैड डेट्स का इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पहला इफेक्ट। ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट कौन सी है आपकी? बैड डेट्स की। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में दिया है अलग से बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स है, तो जो ऑलरेडी आपने लिखा है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस का उठा के पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, उसमें आप ऐड करोगे, ऐड न्यू बैड डेट्स। ठीक है ना, तो पहला इफेक्ट कहाँ पे? पीएनएल अकाउंट, बोलो मेरे साथ, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे? देखो, एक अगर इफेक्ट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो दूसरा भी क्रेडिट। बैड डेट्स मतलब क्या? डेटर्स पैसा देने वाले थे पर अभी नहीं देंगे, वो मतलब लॉस हो गया। तो हम असेट साइड में, असेट साइड में डेटर्स में नीचे माइनस बैड डेट्स करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डेटर्स में से लेस फ्रॉम डेटर्स। ठीक है ना, क्या किया? फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बैड डेट इज अ लॉस, इसीलिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे डाला? असेट साइड में डेटर्स में से माइनस किया। बट असेट साइड में आप माइनस कर रहे हो, मतलब इक्विवेलेंट टू क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, तो हो गया आपका दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ रहे हो ना बैड डेट्स का इफेक्ट? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ऐड टू ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट दिया हो तो उसमें ऐड करोगे, नहीं दिया हो तो एज इट इज़ लिखना है, टू न्यू बैड डेट्स। ठीक है, और असेट में डेटर्स से माइनस करोगे। समझ गया? ओके सर। फिर सेवेंथ एडजस्टमेंट। सेवेंथ क्या है? बैड डेट्स के रिगार्डिंग है। क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी ये क्या होता है? अज्यूम करो विशाल नाम का बंदा है। क्या नाम है? विशाल। ये मेरा डेटर है। विशाल क्या है? डेटर है। ठीक है, मैंने विशाल को गुड्स सेल किए। 1 महीने के बाद मैं उसके पास गया कि भैया मेरे को पैसे दे दे। विशाल बोला नहीं देता जा, नहीं देता जा। मतलब अब क्या हो गया? डेटर्स क्या हो गया? मतलब विशाल जो मेरा डेटर था वो अभी बैड डेट हो गया। क्या हो गया? बैड डेट हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ कि विशाल का दोस्त है अजय। विशाल का दोस्त है अजय। अगर विशाल ने मुझे मना कर दिया है पैसे देने से, तो ये दोनों तो यार चड्डी बड्डी दोस्त है। अजय भी मना कर सकता है। अजय ने मना किया नहीं है, विशाल ने तो मेरे मुंह पे बोल दिया कि नहीं दूंगा पैसा, जा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंगाल हो गया हूँ, पैसा मैं तेरे को नहीं दे सकता, सो यू गो। ऐसा मेरे को विशाल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। ठीक है ना, पर अभी विशाल का दोस्त है अजय। मुझे ऐसा डाउट है कि अजय भी मुझे पैसा नहीं देगा, अजय भी मुझे पैसा नहीं देगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं रिज़र्व क्रिएट करूँगा। मैं क्या करूँगा? रिज़र्व क्रिएट करूँगा। मेरे को क्या है? मेरे को डाउट है कि मेरे को अजय भी पैसा विशाल की तरह नहीं दे सकता है, सो आई विल क्रिएट अ रिज़र्व। ठीक है, और रिज़र्व क्रिएट कर रहा हूँ मतलब मैं एक प्रोविज़न क्रिएट कर रहा हूँ एक्सपेंस के लिए। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट इसका होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ये एक्सपेंस है क्या? नहीं। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ? रिज़र्व क्रिएट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, मैंने एस्टीमेट किया मेरे फ्यूचर लॉस को। क्यों किया? वही सेम कॉन्सेप्ट। कौन सा? जो क्लोजिंग स्टॉक में सीखा था। कौन सा वाला? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर मुझे ऐसा फ्यूचर में लग रहा है कि मुझे लॉस होने वाला है, ठीक है, अगर मैंने ऐसा एस्टीमेट किया है कि प्रोबेबिलिटी है कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो, तो मैं उसे अभी एडवांस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में इनकम होने वाली है, तो क्या मैं इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं। प्रूडेंस बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें सिर्फ एक्सपेंस और लॉसेस अगर प्रोबेबल है फ्यूचर में,
तो उसे रिकॉर्ड करना है, तो उसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो फ्यूचर प्रोबेबल इनकम इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड, बट फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है ना। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को बैड डेट हो सकते हैं, अभी हुए क्या नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा, जो अजय से मुझे पैसे रिसीवेबल है ना, उसका मैं एक प्रोविज़न बना के रखूँगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो फर्स्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट वही असेट्स में से करेंगे माइनस, लेस फ्रॉम असेट। असेट में से कौन सा असेट माइनस करना है, डेटर्स, तो लेस फ्रॉम असेट साइड डेटर्स, लेस फ्रॉम क्या, डेटर्स, ठीक है ना, लेस फ्रॉम डेटर्स। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 1 मिनट रुकते हैं। अभी याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में मतलब अगर मतलब आपके सम में दोनों एडजस्टमेंट एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना, बैड डेट्स भी आएगा और डेटर्स भी आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगी, यहाँ होगी। या साइड में से माइनस करें ना, लेस फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन ये होगी कि पहले बैड डेट्स माइनस करना है या पहले RDD माइनस करना है, ठीक है ना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आपका एडजस्टमेंट ऐसे होने वाला है कि मेक 10% प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना, परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा। तो अगर सपोज़ करो फिगर्स लेते हैं ऐसी एजम्पशन बेसिस पे, डेटर्स है आपके कितने, डेटर्स, डी फॉर डेटर्स है आपके सपोज 10,000, ठीक है ना। बैड डेट्स बोला है 5,000, बैड डेट्स क्या बोला है, बैड डेट्स कितने बोले हैं 5,000, ठीक है। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना करना है, 10% पे आपको करना है। RDD का प्रोविज़न कितने % पे करना है, 10%। मैं सेकंड इफेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, असेट साइड में अपने ऐसा लिखा होगा डेटर्स, कितना इनर कॉलम में लिखोगे 10,000, ठीक है ना। पहले क्या माइनस करोगे, RDD या बैड डेट्स। तो पहले आपको देखो RDD क्या है, मेरे एग्जांपल जो लिया था विशाल और अजय का, उसमें RDD क्या था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स था। RDD मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये विशाल ने मुझे पैसे देने से मना किया, मतलब इनकार किया। विशाल ने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, इसलिए मुझे डाउट आया कि अजय भी शायद मुझे पैसे फ्यूचर में ना दे, ठीक है ना। सो फर्स्ट मुझे रिकॉर्ड करना है बैड डेट्स। फर्स्ट मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, बैड डेट्स। तो पहले माइनस करूंगा मैं बैड डेट्स 5,000, फिर जो बैलेंस बचेगा 5,000 का, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने विशाल के पैसे माइनस कर दिए जो उसने मुझे नहीं दिए ना, बैड डेट्स, वो माइनस कर दिए, बचा हुआ कितना 5,000। अभी इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय के जो पैसे हैं वो मुझे नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कर रहा हूँ। तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि पहले विशाल ने धोखा दिया, विशाल ने क्या किया, पैसे देने से मना किया, उसकी वजह से मुझे डाउट आया, किस पर, किसी दूसरे डेटर पर, कि ये भी शायद मुझे पैसे देने से मना कर सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया। कितना परसेंट है, 10%, 10% ऑन 5,000, 500 रुपीज़, जो भी अमाउंट आएगा उसका आउटर कॉलम में लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 8, वो भी रिलेटेड टू डेटाज ही है, ठीक है ना। क्या है एडजस्टमेंट, वो है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास। क्या, फिर से रिजर्व ही है, जैसे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स था ना, वैसे ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास। इफेक्ट सेम ही होने वाला है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट है ना, मतलब मेरे डिस्काउंट में दे रहा हूँ, डिस्काउंट इज़ टू बी गिवन टू दी डेटर्स, मतलब मेरे लिए क्या लॉस है, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या, डेटर में से करेंगे माइनस, ठीक है ना। कौन सा साइड, असेट साइड में जाएगा ये इफेक्ट।
ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट डेटर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी इधर भी सेम कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। क्या करना है, पहले रिजर्व फॉर डिस्काउंट फ्रॉम डेटर्स माइनस करना है डेटर में से, फिर उसके बाद बैड डेट माइनस करना है, फिर उसके बाद RDD माइनस करना है, या कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये कन्फ्यूजन होगा। किसको पहले माइनस करना है, किसके ऊपर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना है, ये कन्फ्यूजन आपको होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल को याद रखना। कौन सा एग्जाम्पल, वही ऊपर वाला। कितना मेरा डेटर्स था, 10,000 मेरा डेटर्स था, ठीक है। बैड डेट्स कितने हुए, 5,000, ठीक है। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी बैड डेट्स फ्यूचर में हो सकता है, कितने, 10%। तो कितना आया आउटर फिगर में, आउटर कॉलम में 4,500। तो 4,500 ये ऐसे डेटर्स है जो मतलब मेरे को पैसा देंगे, ठीक है ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे पैसा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये लोग क्या है, ये गुड डेटर्स है। तो अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं मेरे अच्छे डेटर्स को डिस्काउंट दूंगा, ठीक है ना। बुरे लोगों को आप डिस्काउंट दोगे क्या, जो आपको पैसा टाइम पे देते हैं उन्हीं को तो आप डिस्काउंट दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का एडजस्टमेंट आया तो आपको इसे कैसे करना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बैड डेट माइनस करने के बाद, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है, ठीक है ना। रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्या होता है कि जो मेरे अच्छे डेटर्स हैं, जो मुझे टाइम पे पैसा देते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं उन्हें एक एडिशनल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउ करता हूँ, ठीक है ना। तो ये 4,500 के ऊपर सपोज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 2%, कितना, 2%। तो मैं ये 4,500 के ऊपर 2% का इन्हें क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट है ना, ये क्रिएट करूँगा, कितना, 90 रुपीज़। माइनस करेंगे डेटर्स में से, आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा वो इधर आउटर कॉलम में लिख देंगे। और फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, क्या पहले माइनस करना है, पहले आप बैड डेट्स माइनस करोगे, ठीक है। बैड डेट्स माइनस किया, बैड डेट्स हुआ इसीलिए तो मुझे डाउट आया, तो इसीलिए मैं क्या RDD माइनस करूँगा बचे हुए बैलेंस पे। फिर जो मेरे बचा, जो मेरा अभी डेटर्स का जो बैलेंस बचा वो सब मेरे गुड डेटर्स है, ठीक है ना। उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट का प्रोविज़न क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। मतलब मैं फ्यूचर में उन्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो मैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करूँगा। किस पे, डेटर्स में से बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो मेरे गुड डेटर्स है, ठीक है ना। वो अमाउंट पे मैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। आई होप इसमें अभी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी इजी है, वो है आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा चैप्टर था 11th में, ठीक है ना। तो क्या होता है डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट बोलो फटाफट किधर जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, आता है ना आपको, एसेट में से माइनस करेंगे, बराबर। जैसे मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बोला है, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और असेट साइड में मशीनरी जो असेट लिखेंगे उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये तो इजी है। सो आगे बढ़ते हैं 10th एडजस्टमेंट्स की तरफ। सो आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज 10th एडजस्टमेंट। 10th कौन सी एडजस्टमेंट है हमारी 10th एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल किसका होता है, कैपिटल बिजनेस को कौन प्रोवाइड करता है, बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या देगा उसको, इंटरेस्ट देगा। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बराबर। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इनकम फॉर द पार्टनर, इज ए इनकम फॉर द पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स
करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने क्यों लिखा है, आई होप मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम तब बनाएंगे जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट तब बनाएंगे जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और क्रेडिट क्यों किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस को जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को क्या है, पेबल है, इसीलिए पेबल है तो हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है ना। आई होप आपको आता हो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसके ऊपर मैंने ये टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट का टॉपिक जो लिया है वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अब सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भाई, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बिजनेस के लिए इनकम, तो एक्सपेंस किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए है, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं तो उन्हें बिजनेस को देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इनकम है तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है ना, डेबिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे, वही कहाँ पर, पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तो डेबिट करो उनको, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी क्या होगी, पार्टनर्स के रिगार्डिंग कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो पार्टनर कैपिटल / करंट अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर द बिजनेस एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गए। थर्ड क्या है, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। लोन किसने लिया, लोन लिया बिजनेस ने, ठीक है। लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मतलब क्या, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, एक्सपेंसेस हो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। लोन इंक्रीज हुआ, लोन क्या हुआ, मतलब जो अपनी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, लोन इज ऑलरेडी अ लायबिलिटी, उसके ऊपर पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट के अमाउंट से जो मेरी लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बराबर ना। तो लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग मतलब क्या, मैं लायबिलिटी में मैंने जहाँ पे लोन लिखा होगा उधर जाके मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी साइड में, मतलब लायबिलिटी कॉलम, इसमें लायबिलिटी साइड में जो है सेकेंड इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइडर भी हो सकता है, पार्टनर्स लोन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है कि लोन दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, तो क्या रेट अप्लाई करोगे, 6%, कितना परसेंटेज, 6%, ठीक है ना। तो अगर पार्टनर्स लोन रहा और इंटरेस्ट नहीं दिया है तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करोगे, 6%, ठीक है ना। ओके, सो ये लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, इसके और जो बचे हुए एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and you can also comment your feedbacks. Thank you.